आइए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बड़ी और चर्चित खबर से। हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बेंच का विस्तार किया जा रहा है। सुनने में तो ये एक बहुत ही सीधा साधा फैसला लगता है ना? लेकिन इसके मायने काफी गहरे हैं। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। तो हुआ कुछ यूं है कि यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में एक नया बिल मंजूर किया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 की जा रही है, जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। आपको बता दूं, पिछले सिर्फ एक दशक में ही ये चौथी बार है जब जजों की संख्या बढ़ाई जा रही है। ऊपर से देखने पर तो ऐसा लगता है, वाह, अब तो पेंडिंग केस फटाफट निपट जाएंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा है? भाग 1, पेंडेंसी संकट एक ढांचागत समस्या। चलिए सतह से थोड़ा नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि क्या जजों की संख्या बढ़ाने का ये फैसला वाकई काम करेगा। इसके लिए हमें इस पूरी समस्या की जड़ यानी पेंडेंसी संकट के स्ट्रक्चर को समझना होगा। अब ये पेंडेंसी या लंबित मामले आखिर हैं क्या? आसान भाषा में कहें तो ये वो केस हैं जो एक तय समय सीमा के भीतर निपटाए नहीं जा सके हैं। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, जिसे हम एनजीडीजी भी कहते हैं, इस पूरे डेटा पर नजर रखता है। और देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, सालों साल मामलों का लटके रहना सिर्फ एक देरी नहीं है, इसे सीधे तौर पर सिस्टम की तरफ से न्याय देने से ढांचागत इनकार करना माना जाता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 93,000 से भी ज्यादा केस। हैरानी की बात तो ये है कि 2019 में जब पिछली बार जजों की संख्या बढ़ाई गई थी, तब से लेकर मई 2026 के अनुमानित आंकड़ों तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित केस 50% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। मतलब हमने ऊपर जज तो बढ़ा दिए, लेकिन बैकलॉग वो भी उतनी ही तेजी से बढ़ गया। भाग 2, आखिर मामले हैं कहाँ? न्यायिक प्रणाली का ढांचा। तो आखिर ये लाखों मामले अटके कहाँ हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को नहीं, बल्कि हमारे जुडिशियल सिस्टम के इस पूरे विशाल आइसबर्ग को देखना होगा। और ये चार्ट इस पूरी तस्वीर को कितनी खूबसूरती बयां करता है, आप खुद देखिए। एक बिल्कुल हैरान कर देने वाला कॉन्ट्रास्ट। देश के कुल पेंडिंग केसेस का लगभग 88% हिस्सा तो हमारी जिला और निचली अदालतों के पास है। हाई कोर्ट्स के पास करीब 12% है। और जिस सुप्रीम कोर्ट के विस्तार की हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, वहां कुल मामलों का सिर्फ और सिर्फ 0.14% है। इस 88% वाले हिस्से का असली साइज समझना बहुत ही जरूरी है। हम बात कर रहे हैं करीब 4.92 करोड़ मामलों की। जी हाँ, लगभग 5 करोड़ मामले आज भी हमारे जिला और निचली अदालतों में धूल फांक रहे हैं। तो ये बात तो साफ है कि असली अड़चन या कहें असली बॉटलनेक पिरामिड में सबसे ऊपर नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर है। भाग 3, मूल कारणों का विश्लेषण, पेंडेंसी की वजह है। अब सवाल ये उठता है कि ये साइकिल ऐसे ही क्यों चलती रहती है? चलिए उस चेन रिएक्शन को समझते हैं जो इन अनसुलझे मुकदमों को लगातार सिस्टम में ऊपर की तरफ धकेलता रहता है और टॉप लेवल के हर सुधार को महज एक बैंड एड बना देता है। ये चार्ट देखिए, ये हमारे देश में जजों की भारी कमी की गंभीरता को साफ साफ दिखाता है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर मुश्किल से 19 जज हैं। वहीं अमेरिका और चीन जैसे देशों में ये आंकड़ा करीब 150 के आसपास है। सोचिए, लॉ कमीशन अपनी 1987 की रिपोर्ट से ही इस भारी कमी को लेकर लगातार चेतावनी देता आ रहा है, लेकिन स्थिति आज भी आपके सामने है। इसके अलावा दुनिया के बाकी मैच्योर लोकतंत्रों पर नजर डालें, जैसे अमेरिका, यूके या जर्मनी, तो वहां की शीर्ष अदालतें अपने यहां आने वाले मुकदमों को बहुत सख्ती से फिल्टर करती हैं। लेकिन भारत का सुप्रीम कोर्ट, वो अपने कंधों पर एक बहुत बड़ा अपीलीय बोझ उठाता है। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं पर फिर से विचार करने की सख्त जरूरत है। और एक और बड़ा ढांचागत सच जो शायद आपको हैरान कर दे, इस पूरे सिस्टम में सबसे बड़ी मुकदमेबाज खुद हमारी सरकार है। जी हाँ, सरकारी विभागों के बीच के झगड़े हों या सरकार और नागरिकों के बीच के मामले, ये सब अदालतों पर एक बहुत ही भारी बोझ डालते हैं, जिससे पेंडेंसी और भी तेजी से बढ़ती चली जाती है। भाग 4, प्रणालीगत समाधान, सुधार के ठोस कदम। अब जब हम इन मूल कारणों को समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि कैसे इन चीजों को सुधारा जा सकता है। हमें ऐसे व्यापक और मजबूत सुधारों की जरूरत है जो सिस्टम के हर लेवल पर लागू हों, ताकि ये केसों का पहाड़ फिर से खड़ा न हो सके। अगर हमें सच में कुछ बदलना है, तो ये कदम उठाने ही होंगे। पहला, जिला और हाई कोर्ट्स में जजों की संख्या तुरंत बढ़ानी होगी।
दूसरा, मीडिएशन या वैकल्पिक विवाद समाधान के तरीकों को ज्यादा से ज्यादा अपनाना होगा। तीसरा, सरकार को एक संयमित मुकदमेबाज के रूप में काम करना होगा ताकि बेवजह के केसों से बचा जा सके। और अंत में सुप्रीम कोर्ट के वन केस वन डेटा जैसे तकनीक आधारित केस मैनेजमेंट सिस्टम को पूरे देश में लागू करना होगा। भाग 5, असली मानवीय कीमत, न्याय में देरी का प्रभाव। देखिए, अब तक हमने खूब सारे आंकड़ों, लॉजिस्टिक्स और चार्ट्स पर बात की, लेकिन इस पूरी विफलता का एक बहुत ही गहरा इंसानी पहलू भी है। ये समझना बेहद जरूरी है कि ये नौकरशाही रोजमर्रा की इंसानी जिंदगियों को कैसे कुचलती है। इस तस्वीर और इसके साथ की गई टिप्पणी को देखिए। ये उस व्यापक चिंता को बहुत स्पष्ट करती है। ये सालों साल चलने वाली देरी सिर्फ फाइलों में दबी तारीखें नहीं है। ये सीधे तौर पर लोगों की आजादी और उनके न्याय पाने के अधिकार को छीन रही है। ये असल में उन इंसानी जिंदगियों की बात है जो सिस्टम की भूल भुलैया में कहीं खो गई हैं। अब इस दुखद सच्चाई को सुनिए। भारत की जेलों में बंद कुल आबादी का लगभग 75% हिस्सा अंडर ट्रायल्स का है, यानी ऐसे लोग जिन पर अभी तक कोई जुर्म साबित ही नहीं हुआ है। वो बस अपनी सुनवाई की एक तारीख का इंतजार कर रहे हैं और इसी इंतजार में अपनी जिंदगी के अनमोल साल जेल की सलाखों के पीछे बिताने को मजबूर हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात जो सामने आती है वो ये है कि जैसा कि हम सब ने वो मशहूर कहावत सुनी है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय मिलने में होने वाली देरी असल में न्याय न मिलने के ही बराबर है। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अब ढांचागत सुधारों को और नहीं टाला जा सकता। और इस विश्लेषण के अंत में मैं आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। अगर हमारी असली अड़चन, असली बॉटलनेक जिला स्तर पर पड़े 4.92 करोड़ मुकदमों का है, तो क्या पिरामिड के बिल्कुल टॉप पर चंद जजों को बढ़ा देना सच में कोई समाधान है, या फिर ये सिर्फ हमें ऐसा महसूस कराने का एक भ्रम है कि हम प्रगति कर रहे हैं? इस बारे में सोचिएगा जरूर।